निक्की जापानी भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ है जापानी मूल। जापान की एक बहुत बड़ी मीडिया क्षेत्र की कंपनी है निक्की इंक। कारोबार के मामले में इसकी सबसे फेमस मैगजीन है निक्की एशिया रिव्यू। यह मैगजीन 140 साल से छप रही है। इस मैगजीन का डिजिटल सब्सक्रिप्शन इतना महंगा है कि सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकार या हाई क्लास के लोग ही इसे पढ़ पाते हैं। इसी बात से इसकी क्वालिटी का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। इस हफ्ते भारत के ऊपर इस मैगजीन में एक आर्टिकल लिखे गए। मैगजीन ने रिलायंस जियो के सस्ते मोबाइल डेटा से भारत में आ रहे बदलाव पर कवर स्टोरी की। इस मैगजीन में एक आर्टिकल डिफॉल्ट को लेकर भी लिखा गया है, जिसका शीर्षक है डिफॉल्टर्स पैराडाइज, इंडिया इज नो लॉन्गर अ डिफॉल्टर्स पैराडाइज। मतलब भारत अब दोषियों को संरक्षण देने का देश नहीं रह गया है। आर्थिक मोर्चे पर इस सरकार की सबसे शानदार उपलब्धि है IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड। यह कानून 2006 में बना। इसके एक साल पहले एक और अहम काम हुआ। रिजर्व बैंक ने 2015 में डिफॉल्ट के प्रावधानों में बदलाव किया। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि कर्ज की किस्त नहीं चुकाना। एक और शब्द है NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट। आसान शब्दों में NPA ऐसे कर्ज को कहा जाता है जो डूब गया होता है। पहले प्रावधान था कि डिफॉल्ट होने के 3 महीने बाद संबंधित कर्ज NPA श्रेणी में जाता था। 2015 से इसे बदल दिया गया और डिफॉल्ट के अगले ही दिन संबंधित कर्ज को NPA श्रेणी में डालने का प्रावधान तय हुआ। रिजर्व बैंक का यह काम भारत को डिफॉल्टर का स्वर्ग की मिली उपाधि से बचाने की दिशा में पहला कदम था। इसके बाद सरकार को बढ़ना था और सरकार ने IBC के जरिए बखूबी यह काम किया। निक्की के एडिटर ने इससे पहले की व्यवस्था के संबंध में कहा कि पहले भारत में ऐसा कानून ही नहीं था कि बैंकों का पैसा पचा ले गई कंपनी या उद्योगपति से जबरदस्ती वसूल किया जा सके। एक और मजेदार सिस्टम था जिसे प्रधानमंत्री कई बार हल्के अंदाज में फोन बैंकिंग नाम दे चुके हैं। उदाहरण से समझिए कि किसी बैंक ने एक उद्योगपति को कर्ज दिया। उद्योगपति ने कर्ज की किस्त चुकाना बंद कर दिया। इस स्थिति में बैंक 3 महीने बाद इस कर्ज को NPA में क्लासिफाई करते, साथ ही सभी बैंक अपने अकाउंट को चमकदार दिखाने के लिए सही NPA दिखाते ही नहीं थे, क्योंकि कर्ज को NPA घोषित करने की प्रणाली बहुत स्पष्ट थी। इस कोशिश में बैंक उसी उद्योगपति को नया कर्ज दे देता था जो पुराने कर्ज की किस्त चुकाने के लिए नया कर्ज लेता था। अब यदि उद्योगपति का सत्ता में बैठ किसी नेता से संबंध है तो एक कर्ज की किस्त चुकाने के लिए दूसरा कर्ज और दूसरे कर्ज की किस्त चुकाने के लिए तीसरा कर्ज। कुछ मामलों में एक कर्ज के बाद दूसरा और तीसरा कर्ज देते हुए जब बैंक का पैसा काफी अधिक हो जाता था तो बैंक के कर्ज को शेयर में बदल दिया जाता था। शेयर का भाव घटता बढ़ता रहता है और इसके साथ इसकी वैल्यू भी घटती बढ़ती रहती है। इसका फायदा कंपनी का मालिक उठाता था। कंपनी के मालिक ने कोई तिकड़म अपनाकर शेयरों का भाव गिरा दिया और सस्ते दाम पर वापस बैंक से खरीद लिया। पुराने नियम के मुताबिक कुछ भी इसमें गलत नहीं हुआ, लेकिन बैंक का पैसा डूब गया। मतलब अगर आपने बैंक से 10 लाख का कर्जा लिया है और आप बैंक को अपनी 10 लाख की कार को 2 लाख बेच के वापस बैंक से वही कार 2 लाख में खरीद लेते हैं, तो इस तरीके से आपको 8 लाख का फिर भी फायदा मिलेगा। कार भी आपके पास आ जाएगी और बैंक से आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। विजय माल्या का मामला हो या नीरव मोदी का, हर जगह ऐसा ही हुआ। 2015 के बाद ऐसे मामले पकड़ में आने लगे। यही समय था जब बैंकों के NPA की प्रणाली को सुधारा गया और इसके बाद बैंकों का NPA बढ़ता ही चला गया। ये कदम जरूरी इसलिए था क्योंकि किसी को नहीं पता था कि हमारी इकोनॉमी में कितना NPA है। NPA के आधार पर ही बैंक लोन देता है। इसका मतलब पहले इकोनॉमी बस किसी तरह से चल रही थी और देश को कभी भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता था। सोचिए, आपको कहीं पहुंचना है और आपको बताया जा रहा है कि गाड़ी में ईंधन पूरा है, लेकिन अगर ईंधन हो ही ना तो। IBC के तहत आया NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के खिलाफ बैंक NCLT के जरिए पैसा वसूल कर पाने में सक्षम हो गए थे। अब बैंक डिफॉल्ट छिपा नहीं सकते और डिफॉल्ट पब्लिक हो जाने के बाद बैंक को NCLT में जाना ही होगा। साफ मतलब कि बैंक, उद्योगपति और नेताजी का गहरा कनेक्शन अब खत्म हो गया। इस कानून की सराहना खुद रघुराम राजन ने 2018 में संसद की एक कमेटी के आगे भी की थी। अब कुछ आंकड़ों को देखते हैं। दुनिया भर में अच्छे देशों में NPA वसूली का औसत 72% है। भारत में IBC से पहले यह औसत महज 20% था। IBC के 2-2.5 साल में यह औसत बढ़कर अब 48% हो गया है। आगे इस औसत में और वृद्धि होगी। पिछले साल दिसंबर तक IBC के तहत NCLT में 1484 कंपनियों के मामले पहुंचे, जिनमें कई मामलों में पैसे की वसूली भी हो गई। निपट चुकी कंपनियों में भूषण स्टील, मोनेट इस्पात जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इसर का पैसा भी लगभग वसूल होने वाला है। पिछले साल नवंबर तक IBC से करीब 3 लाख करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके थे।
भारत में जो पूरा एनपीए है उसमें से 86% सिर्फ सरकारी बैंकों का है। अब यदि ये पैसे वापस आ रहे हैं तो निश्चित ही फायदा भी सरकारी बैंकों को ही हो रहा है। इन बैंकों में पैसा आम लोगों का लगा हुआ है, तो जो पैसे एनपीए हुए वो भी आम लोगों के ही थे। सरकार बैंकों की स्थिति सही करने के लिए अलग से इन बैंकों में जो पैसे झोंका करती है वो पैसे भी आम लोगों के ही होते हैं। आईबीसी कानून के बारे में आपने शायद कम सुना हो, क्योंकि सीधे तौर पर यह आपको प्रभावित नहीं करता है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो ये कानून भी जीएसटी जितना अहम है।